Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu newspaper analysis for 14th of January 2026 14 जनवरी का न्यूज एनालिसिस देखते हैं। और आज के न्यूज आर्टिकल्स में जो हम डिस्कस करेंगे उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो बताएं क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली न्यूज जो है वो फ्रंट पेज की है। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन ऑन वोट डिलीशन एंड सिटीजनशिप। अब ये आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन से एसआईआर के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग की है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये किस चीज का रिवीजन चल रहा है? तो ये चल रहा है इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? इलेक्टोरल रोल्स वो होते हैं जिसमें जितने भी वोटर्स हैं उनके नाम लिखे रहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑब्वियस सी बात है ये पावर रखता है कि वो इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज कर सके फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि जो फ्रिविलस वोटर्स हैं, जो लोग इंडियन सिटीजंस नहीं है, उनका नाम वहां से बाहर हो सके। ऑब्वियस सी बात है ना। बट अब सुप्रीम कोर्ट का ये पूछना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि भाई एक ये जो एसआईआर कर रहा है वो कौन कर रहा है? एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कर रहा है, ईआरओ कर रहा है, एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कर रहा है। तो क्या एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के कहने पर उस व्यक्ति की सिटीजनशिप रिमूव की जा सकती है क्या? क्योंकि आप तो ये बोल रहे हैं ना कि ही इज नॉट अ सिटीजन एंड देयरफॉर हिज नेम इज बीइंग डिलीटेड। उसका नाम इसलिए हम हटा रहे हैं क्योंकि वो सिटीजन है ही नहीं। तो उनका ये कहना है कि क्या जस्ट बिकॉज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज सेइंग, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति को डिपोर्ट कर देगी इतने में, या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति का सिटीजनशिप छीन लेगा, ठीक है ना। और ये याद रखना, इसमें हालांकि जवाब सेंटर ने ये दिया कि ऐसा नहीं है। एक बार ये पूरा केस, पहली चीज तो जिस व्यक्ति को भी हटाया जाएगा उसके पास राइट टू अपील होगा। देयर विल बी अ राइट टू अपील टू दैट पर्सन जिसको भी हटाया जाएगा। देन देयरफॉर सेकंड थिंग इज दैट कि इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन जो रहेगा वो फाइनल रहेगा। द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी फाइनल, ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ पे आर्टिकल मेंशन्ड है, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 बोलता है भैया यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है कि हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, यानी कि प्लस 18 इयर्स है, उन सभी व्यक्तियों को, इंडियन सिटीजंस को, ऐसे इन सभी इंडियन सिटीजंस को राइट टू वोट है, वोट करने का अधिकार है ना, जो कि अनलेस स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट वो नहीं छीना जा सकता उनसे, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द इशू इज इन दिस आर्टिकल। ये क्वेश्चनिंग की गई, इस पे सेंटर ने भी कुछ जवाब दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बाकी एसआईआर तो चल ही रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरी न्यूज है, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू स्टॉप 10 मिनट सर्विस। अब आप सबको पता है जैसे ब्लिंकिट जब आप खोलते रहे होंगे तो आप में लिखा रहता है 10 मिनट्स गारंटी डिलीवरी, ठीक है। तो अब वो 10 मिनट्स गारंटी डिलीवरी ब्लिंकिट ने हटा दिया है। क्यों हटाया है? क्योंकि आप सबको पता होगा कि 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को पूरे इंडिया में एक हड़ताल थी जिसमें कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के जो वर्कर्स हैं, यानी कि दो तरीके के वर्कर्स बोले जाते हैं इसमें। एक होते हैं आपके गिग वर्कर्स, जो टर्म यूज होता है गिग वर्कर्स, एंड द सेकंड वन इज द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते क्या है? सिंपल सी बात है, ये वो वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स तो वो वर्कर्स हैं जो फ्रीलांस में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल तरीके से काम कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है। और प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो हैं जो किसी डिजिटल टेक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जैसे डिलीवरी में जेप्टो, अर्बन कंपनी, ये सारी चीजें जो होगी वो, है ना। तो जेप्टो, जोमैटो, स्विगी, ये सारी चीजें जो होगी ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए। तो उन्होंने दे हैव डिसाइडेड टू रिमूव द 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम देयर एप्लीकेशन आफ्टर एन इंटरवेंशन बाय द यूनियन लेबर मिनिस्टर। तो यूनियन लेबर मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई आप क्यों इनसे 10 मिनट में डिलीवरी करा रहे हैं? क्यों? दिक्कत ये कि पहला तो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, देयर आर मेनी हेल्थ इश्यूज जब वो जल्दी जल्दी गाड़ी चला रहे हैं, एंड देयर आर एक्सीडेंट्स आल्सो, प्रोन टू एक्सीडेंट्स आल्सो, है ना। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, उनकी बीपी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की हेल्थ और एक्सीडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लेबर मिनिस्टर ने इंक्लूड किया, एंड उसके बेसिस पे जो आपके ये प्लेटफॉर्म्स हैं, द इंस्टामार्ट, जिनको कहते हैं इंस्टामार्ट या इंस्टा कॉमर्स, जो बोलते हैं इंस्टा कॉमर्स मतलब इंस्टेंट कॉमर्स जो है ना, इंस्टा कॉमर्स भी इनको कहा जाता है। तो ये जो इंस्टा कॉमर्स वाले हैं इन्होंने डिसाइड किया कि दे विल डिसकंटिन्यू द 10 मिनट डिलीवरी सर्विस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट ऑन सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट द पब्लिक सर्वेंट। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये आर्टिकल लिखा गया है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक सेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कब का है? तो ये एक्ट है 1988 का, देखो लिखा हुआ है 1988, याद रखना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का है। उसका सेक्शन जो न्यूज में था
वो सेक्शन है सेक्शन 17A। सेक्शन 17A क्यों न्यूज में था? सेक्शन 17A इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान उसने कोई काम किया है, तो उसके अगेंस्ट करप्शन का कोई भी केस स्टार्ट करने से पहले आपको गवर्नमेंट का पहले वो लेना पड़ेगा, प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल बिफोर प्रोसिक्यूटिंग दैट पब्लिक सर्वेंट। उस पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने से पहले आपको गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें दो जज थे, एक तो जस्टिस बीवी नागरत्ना जी थी और दूसरे जज भी हमारे केवी विश्वनाथन थे। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना जो कि आई थिंक फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस भी बनेंगी सुप्रीम कोर्ट की, उनका ये कहना है कि भैया आप इंक्वायरी ही नहीं कर सकते, ये कैसा नियम है ना। और इसमें फिर क्या है, राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 जो है उसका वायलेशन हो रहा है, सबको इक्वली नहीं ट्रीट किया जा रहा है, जो पब्लिक सर्वेंट है उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग दैट इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट बाय द लॉ, लिखा है ना, इक्वल ट्रीटमेंट बाय द लॉ का वायलेशन है। वहीं पे जस्टिस केवी विश्वनाथन का ये कहना है कि इफ एन ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट, बेसिकली उसको अगर आप ये एश्योरेंस नहीं दोगे कि वो जो डिसीजन ले रहा है तो वो उसको बाद में किसी फ्रिवलेस कंप्लेंट या मतलब कोई ऐसी चलतू फिरतू आदमी के कंप्लेंट के कारण उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, तो वो काम कैसे कर पाएगा। दिस इज द उनका कहना है कि पब्लिक सर्वेंट का काम है कुछ, उस काम को करने के लिए बहुत सारी, और अगर हम इसको हटा देंगे ना, अगर हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे सेक्शन 17A को, तो इतनी सारी कंप्लेंट्स आ जाएंगी ना, इतनी सारी कंप्लेंट्स आ जाएंगी कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उनको, है ना, और फिर काम करना ही मुश्किल हो जाएगा सिस्टम में। तो दिस इज व्हाट इज सेइंग। आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इनमें से आपको जस्टिस बीवी नागरत्ना या के विश्वनाथन जी कौन सही लग रहा है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। अगली न्यूज़ है उत्तराखंड सीक्स इंडियन एयरफोर्स हेल्प एज फॉरेस्ट फायर रेजेस इन द वैली ऑफ फ्लावर्स फॉर द 5th डे। अब ये याद रखना कि ये वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये बेसिकली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखो लिखा गया वैली ऑफ फ्लावर्स एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में, इट इज इन उत्तराखंड। और अभी रिसेंटली फॉरेस्ट फायर्स के कारण ये परेशान थी वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, इसमें इतने फ्लावर्स की वैरायटी है ना, कुछ लिखा भी है, अराउंड 600 एक्सोटिक वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स आर देयर एंड एल्टीट्यूड लगभग ये 3300 मीटर के एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है। आई थिंक नंगा देवी पर्वत इज देयर, नंगा देवी पर्वत श्रृंखला है, वहां पर ही है वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, सॉरी नॉट नंगा पर्वत, नंदा देवी, याद रखिएगा नंदा देवी में है, नंदा देवी बोला मैंने शायद, है ना। तो नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां पर ये लोकेटेड है एंड वैली ऑफ फ्लावर्स बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने आपको बताई दिया, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। अभी इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है फॉर कर्बिंग दिस फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट फायर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। काफी अच्छे से हम समझ रहे हैं, 4 न्यूज़ आर्टिकल हम समझ चुके हैं, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे मूव करते हैं, ये गडक आपका ये कर्नाटका में है, याद रखिएगा। सेंचुरी ओल्ड ट्रेजर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन गडक, तो आप देख सकते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ये सब मिले हैं, और ये गडक डिस्ट्रिक्ट एंशिएंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स जो है वहां पे पाए जाते हैं, तो ये आपको ट्रेजर गडक में मिले। तो अगर आपसे कोई गडक के बारे में पूछे तो वो भी आप बता देना ना कहां पर है, हुबली लिखा हुआ है। अगली न्यूज है ट्रस्ट बिल्डिंग विद चाइना ऑन बट एलएसी विजिलेंस एसेंशियल सेज आर्मी चीफ। आर्मी चीफ का कहना, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, पहले तो नाम भी याद रखा करो, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे। इनका ये कहना है बेसिकली कि भैया ठीक है, चाइना से हम अभी बातचीत काफी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन चाइना के ऊपर विजिलेंस हम अभी भी रख रहे हैं। एक सक्शगम वैली का जो ट्रीटी है 1963 का एग्रीमेंट है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, जिसमें सक्शगम वैली उन्होंने पाकिस्तान ने चाइना को दे रखी है बॉर्डर बना करके, ठीक है। तो सक्शगम वैली का जो है उस पे उन्होंने जरूर बोला है कि हम इसको नहीं मानते हैं, इस एग्रीमेंट को बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, एंड इसीलिए जो सीपेक 2.0 है, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपेक देखो has already issued a statement on this and adding that India did not accept the joint statement issued in China on CPEC 2.0 and viewed it as an illegal action of the two countries। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो सक्शगम वैली जो हमारे इंडिया का पार्ट है होना चाहिए था, उससे पास होता है ये आपका CPEC 2.0। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ कि आपको मैं क्रोम में कुछ दिखा सकूं। लेट मी शो यू इन द मैप, एक बार मेरे को मैप में दिखा लेने दो। तो वेयर इज क्रोम, दिस इज क्रोम, ठीक है। थोड़ा सा अपन मैप में देख लेते हैं ना उसकी लोकेशन को, तो निप्पा वाला जो कल मैंने आपको पढ़ाया था वही लिखा हुआ है।
वैली, क्या कर दिया मैंने, कुछ भी होता है। सक्शगम वैली मैप, ठीक है। तो सक्शगम वैली का अपन मैप देखते हैं, यही है, सही खुल जाओ, ऐसे ही खुलेगा क्या? एक सेकंड मेरे को देखने दो, अब बता रहा हूँ मैं आप लोग को। वैसे दिखा देता हूँ यहाँ पे, हाँ यही है। ये दिस कैन यू सी दिस, जो ऊपर आपको ये गोला दिख रहा है ना, ये सक्शगम वैली, देखो लिखा है इट इज एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, जो मैंने बताया था 1963 में ही दिया था। ये सक्शगम वैली बिल्कुल नॉर्थ वाले पोर्शन में यहाँ पे, और यहाँ पर ही आपका सक्शगम वैली है। इट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया, कंट्रोल्ड बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया, ठीक है ना। फिर सियाचिन ग्लेशियर जो है कंट्रोल्ड बाय इंडिया, क्लेम्ड बाय पाकिस्तान है। फिर इधर अक्साई चीन है, कंट्रोल्ड बाय चाइना सिंस 1962 वॉर बट क्लेम्ड बाय इंडिया अगेन, ठीक है। फिर उसके नीचे गलवन वैली आता है। फिर इधर जो हॉट स्प्रिंग्स है पेंगोंग सो लेक यहाँ पर आपके है, एंड दिस इज हाउ इट इज, जो डिवीजन है, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। सक्शगम वैली इट इज एन एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, जो हमने अभी बात की थी, बट आपको मैप में दिखाना था एग्जैक्टली कहां पर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सक्शगम वैली और उसका एग्रीमेंट भी हमने देख लिया, 1963 का एग्रीमेंट है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तमिलनाडु क्लोज टू इरेडिकेटिंग मलेरिया एज 33 डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट्स इन नील इंडिजिनस केसेस। तो तमिलनाडु जो है वो मलेरिया फ्री होने वाला है। बस इसमें इस न्यूज़ में एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि इंडिया ने जो टारगेट सेट किया है, इंडिया ने 2030 हैज बीन द टारगेट फॉर इंडिया टू बिकम मलेरिया फ्री, ठीक है ना। याद रखिएगा, हमने जो टारगेट सेट किया है टू बिकम मलेरिया फ्री, इट इज 2030, ठीक है। एक और चीज थी इसमें मलेरिया के बारे में, मैंने थोड़ा कुछ चीजें बताई थी, तो लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो यहाँ मलेरिया के बारे में जो फैक्ट्स लिखे हैं, मलेरिया इज अ सीवियर पोटेंशियली फैटल इलनेस कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। एक प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होता है ये, और ये बिकॉज ऑफ द बाइट ऑफ एन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मॉस्किटो से ये एक वेक्टर होता है, मॉस्किटो इसको कैरी करता है, एंड पहले ये लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर के बाद ये बाकी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है, खत्म कर देता है, ठीक है ना, मौत भी हो सकती है आपकी। देन यहाँ पे मलेरिया के बारे में यहाँ पे कुछ और भी है, देखो इस न्यूज में कि तमिलनाडु जो है वो क्लोज है इसको करने के लिए। देखो, इंडिया हैज सेट अ नेशनल टारगेट टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030, याद रखिएगा, क्योंकि लेकिन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, अदरवाइज वी आर देयर, ठीक है। अगली न्यूज देखो क्या है, ट्रम्प लेटेस्ट 25% टैरिफ वार्निंग ब्रिंग्स इंडिया ईरान टाइज अंडर रिन्यूड स्ट्रेन। अब यहां पर क्या हुआ है कि इंडिया की ईरान से भी टाइज जो है वो इंपैक्ट पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि यूएसए प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोई भी कंट्री हैविंग ट्रेड टाइज विद तेहरान, मतलब कोई भी ऐसी कंट्री जो तेहरान यानी कि ईरान से ट्रेड टाइज रखेगी, उसके ऊपर हम 25% का टैरिफ और लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब इंडिया ऑब्वियसली बात है उसको घटाने की कोशिश करेगी, लेकिन इससे इंडिया को इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? पहली चीज तो ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है और प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास में है 2026 तक, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के बावजूद आप इस तरीके से स्टेप लोगे, डर डर के काम करोगे, तो काहे की डिप्लोमेसी आपकी, है ना। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो बासमती राइस है 60% के आसपास तो हम वहीं भेजते हैं, ईरान भेजते हैं, तो हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी इंपैक्ट पड़ने लगे। देन ईरान ने हमारे साथ चाबहार पोर्ट बनाया था, है ना। चाबहार पोर्ट इज आवर एंट्री टू सेंट्रल एशिया, चाबहार से हम एंट्री करते हैं सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान पार्ट में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वो भी एक इशू आएगा कि फ्यूचर में हमारे टाइज अगर खराब होते हैं तो ऑल दीस थिंग्स आर देयर, आप देख सकते हैं। देन इंडिया विल होस्ट, देखो लिखा है ना, upcoming BRICS summit which India will host this year as it marks the 75th anniversary of establishment of India-Iran diplomatic, तो India-Iran diplomatic ties के 75 साल भी हैं इस बार, और ऐसे में आप अगर रिलेशनशिप डाउन करोगे तो दैट इज द बिग क्वेश्चन कि क्या आप करोगे ही, क्योंकि आप वैसे भी अमेरिका से कहीं ना कहीं तो डरते ही हैं, तो यस दे विल बी डूइंग दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, यहां आप बिल्कुल मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है। कल मैंने निपा के बारे में बता दिया था। इक्वालिटी इन सोसाइटी हैज टू स्टार्ट इन स्कूल से सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला है? ये इसलिए बोला कि रिसेंटली केस किया था जहां पे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत एडमिशन नहीं दिया जा रहा था एक व्यक्ति की कास्ट देख करके,
तो ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A पढ़ेंगे, लिखा भी है देखो यहाँ पे आर्टिकल 21A, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है। इसके बाद एक मैंडेट भी आया था, एक्ट भी आया था 2009 में, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से है। आर्टिकल 21 को सपोर्ट करने के लिए लाया गया था। और ये एक ऐसा एक्ट है जहां पे एक रिक्शा वाले का बच्चा और एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का बच्चा एक ही क्लास में एक ही टेबल में बैठ सकता है। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का ही आर्गुमेंट बता रहा हूं, मेरा आर्गुमेंट नहीं है, तो याद रखिएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि पहले आपको इक्वालिटी शुरू करनी है तो स्कूलों से शुरू होगी, और राइट टू एजुकेशन एक्ट का फुल्ली आप पालन करें, अक्षरशः पालन करें। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो हमारे ये आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे राइट टू एजुकेशन लागू होता है कि नहीं होता, चलो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू कि लागू होता है कि नहीं होता, कमेंट सेक्शन में बताना कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का क्या है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। व्हाट एन एडिबल इंसेक्ट, नाउ एडिबल इंसेक्ट इंस्टॉल की बात है जो कि अभी बेंगलुरु में लगा। तो इसमें एक दो टर्म थे जो मैं आपको बता दूं। एक है एंटोमोफैगी, एंटोमोफैगी, ये टर्म आपको दिख रहा होगा, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग इंसेक्ट्स, याद रखिएगा, प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफैगी। फैगी यानी कोई भी चीज खाने को हम फैगी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटोमोफैगी इज बेसिकली ईटिंग insects. So I hope you got clarity regarding that. और कई लोग इंडिया में ऐसा सोचते हैं कि ये वियतनामीज कंसेप्ट है या सॉरी फॉरेन कंसेप्ट है, नॉट स्पेशली वियतनाम, लेकिन फॉरेन कंसेप्ट है, लेकिन इट इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन मेनी ऑफ द स्टेट्स, जैसे कि नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां पर ये खाया जाता है। देन दीमापुर मावा मार्केट है, वहां पर ये मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बेंगलोर में जो स्टॉल लगा उसमें क्या खाया था, क्रिकेट, जो ये झींगुर टिड्डे क्या होता है, झींगुर होता है शायद, तो कुकीज झींगुर के, चिली गार्लिक क्रिकेट्स, फ्राइड सिल्क वॉर्म, ये सब चीजें मिल रही थी। अच्छी चीजें। देखो मैं तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मेरा कुछ ऐसा किसी खाने को लेकर के नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब आप चिकन और ये सब खा सकते हो तो ये भी कोई ना कोई खा सकता है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, हर जानवर बराबर है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो इसमें एंटोमोफैगी जरूर याद रखना क्या होती है एंटोमोफैगी, एक जो यही टर्म था इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आई थिंक साइंस सेक्शन में कुछ और, यहाँ साइंस सेक्शन तो नहीं था, कुछ और था, है ना। आगे मूव करते हैं। हाँ, ये याद आर्टिकल था आर्टेमिस 2 का। इट इज द फर्स्ट क्रूड मिशन ऑफ नासा, नासा आर्टेमिस प्रोग्राम का आर्टेमिस 2 जो है, आर्टेमिस के अंदर 3 होने वाले हैं, आर्टेमिस के 3 है, 1 2 3, आर्टेमिस 1 हो चुका है, अब आर्टेमिस का सेकंड जो होगा वो एक क्रूड मिशन होगा, पहला अनक्रूड था, नाउ इट विल बी अ क्रूड मिशन, जिसमें क्रू जाएगा 4 लोग का, जिसमें फर्स्ट विमेन ऑन मून भी है, फर्स्ट विमेन ऑन मून भी है, आई थिंक क्रिस्टीना नाम की विमेन है, एंड इट विल बी द ये फर्स्ट टाइम है ह्यूमंस विल ट्रैवल टू द विसिनिटी ऑफ मून सिंस 1972, है ना। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, ये भी आपको याद रखना है, 10 डे फ्लाइट रहेगी ये, एंड ये लॉन्च होने वाला है 2026 में। आर्टेमिस 2 हैज 4% क्रू, द कमांडर इज रीड वाइजमैन, याद रखिएगा, द कमांडर इज रीड वाइजमैन, और जो विमेन है वो आई थिंक है क्रिस्टीना कोच, याद रखना क्रिस्टीना कोच इज द विमेन इन दिस, द फर्स्ट विमेन ऑन मून भी है आर्टेमिस 2 के अंतर्गत। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं, डिसाइसिव न्यू फैक्टर्स इन द इरानियन कंडेंड्रम, ये हम आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल है इंडिया मस्ट फोकस ऑन एआई एंड इट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला कि भाई एआई का आप जो यूज कर रहे हो हर जगह में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज तो कर रहे हो, लेकिन क्या आप उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ईआईए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ईआईए होता है ना, एनवायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऑलरेडी किया गया है कई कंट्रीज में, यूनेस्को ने भी एक रिकमेंडेशन दिया था 2021 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि निगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं एआई के ऑन सोसाइटीज एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स चलते हैं, और ऑब्वियसली बात है बहुत सारे उसमें मशीन्स का यूज किया जाता है, तो ऑब्वियस बात है दे आर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ कार्बन आल्सो, दे आर वेरी मच कार्बन डिपेंडेंट, है ना। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो EIA will should be done to evaluate कि क्या ये AI एल्गोरिथम्स का क्या इंपैक्ट है, और दूसरी कंट्रीज कर भी रही, EU ने किया भी है, तो आप भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू में बस इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा मैं तो नहीं ध्यान दूंगा कलर में, लेकिन हाँ इसमें चंपारण सत्याग्रह का नाम था, तो मैं बता दूं गांधी जी का अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ना कई बार कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ऑफ गांधी जी इन इंडिया, इट वाज चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह कहां पर हुआ था, तो बिहार के चंपारण नाम की जगह थी, वहां पे 3 कठिया सिस्टम था, तीन कठिया। एक्चुअली होता क्या 3 कठिया, यानी कि
20 कठिया में 1 एकड़ होता है, 20 कठिया में 1 एकड़ होता है, और 3 कठिया में 3/20 लैंड में इंडिगो ग्रो करना मैंडेटरी कर दिया था। 3/20वां हिस्सा जो था, या 3/20 जो कठिया थे उसमें आपको इंडिगो को करना था। यही था, देखो 3 कठिया सिस्टम लिखा भी है। 3 कट्ठा आउट ऑफ 20 कट्ठा, 20 कट्ठा से 1 एकड़ बनता है। 3 कट्ठा में आपको क्या करना था, यू हैव टू प्लांट इंडिगो। तो इसमें गांधी जी गए थे, किसके कहने पे गए थे, तो राजकुमार शुक्ला याद रखना, राजकुमार शुक्ला जी के बुलाने पे गए थे। राजकुमार शुक्ला, इस मूवमेंट में आपको राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जी का नाम भी पढ़ने को मिल सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे मूव करते हैं। इज द गवर्नमेंट सीकिंग फोन सोर्स कोड? अभी रिसेंटली रियूटर्स में एक न्यूज छपी थी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो इंडियन गवर्नमेंट वाज कंटेम्पलेटिंग अ रिक्वायरमेंट फॉर स्मार्टफोन मेकर टू डिस्क्लोज देयर सोर्स कोड। तो ऐसा उसमें कहा गया कि भाई स्मार्टफोन जो है उसका सोर्स कोड देने के लिए बोला गया है गवर्नमेंट द्वारा। रियूटर्स में आई थी, बट गवर्नमेंट हालांकि अभी मना कर रहा है। सोर्स कोड क्या होता है पता है आपको? सोर्स कोड जो कोर रिपोजिटरी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मतलब वो मोबाइल का जो कोई भी मोबाइल है, इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी जो बेसिक कोडिंग है, जो इनिशियल कोडिंग है, उसी को सोर्स कोड कहते हैं। कैसे क्या चलेगा, कैसे इसकी मैक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड है, कैसे इसमें चिप इंस्टॉल्ड है, ये सारी चीजें सोर्स कोड में आती हैं। और अगर किसी को मिल जाए तो बहुत ज्यादा इसको मिसयूज भी कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, इसको टेम्परिंग भी की जा सकती है। और एक तरीके से मतलब आप किसी शेफ से बोल रहे हैं कि आप अपनी सीक्रेट रेसिपी दे दो, है ना। कुल मिलाकर के ये है, उसी तरीके से कुछ है ये। बट इंडिया ने अभी इसको मना किया है। एप्पल देगा भी नहीं, क्योंकि चाइना को ऑलरेडी एप्पल मना कर चुका है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अगर हमको डिस्कस करने हैं तो। महाश्वेता देवी जी के ऊपर आया, तो महाश्वेता देवी जी की 5 किताबें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। गूगल कर लेना महाश्वेता देवी, और उनकी 5 किताबें अगर आप बता सके कमेंट सेक्शन में तो दैट विल बी गुड। आई होप यू विल बी डूइंग दिस। आई डोंट थिंक अब कोई ऐसी न्यूज आर्टिकल है जो हमको डिस्कस करना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और हमने ना पढ़ी हो। तो आई थिंक वी कैन एंड दिस एनालिसिस टुडे। तो ठीक है, हम बाद में मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। और जो लोग अभी करंट अफेयर्स की सीरीज में नहीं पार्ट है, मैं बता दूं कल मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, जो लोग हैं वो भी देख लेना, और जो लोग नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट इज इट फॉर द डे।